हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मेरिया पे। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे वही कंटिन्यू जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। क्या देखा था? सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और अपने 2 लेक्चर में कम से कम 40 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो अब देखते हैं, सेल बायोलॉजी में पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पार्ट 1 और 2 तो कंप्लीट हो चुका है, आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। वो आज पार्ट नंबर 3 करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय कोशिकांग है। बाइलेयर कोशिकांग कौन से होते हैं? बाइलेयर कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया और कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होते हैं? ये क्या हो रहा है इसे? माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वो क्या होते हैं? ये बाइलेयर होते हैं, यानी द्विस्तरीय कोशिकांग। तो देख लो कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा अपना सेकंड आंसर, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये सेकंड है वो ऊपर आएगा, थर्ड है नंबरिंग में गलत है तो आप उसको देख लेना। आंसर होगा इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोजोम है वो किसके बने होते हैं? मेडो क्रोमोजोम। क्रोमोजोम है वो किसके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम है वो किसके बने होते हैं? क्रोमोजोम है एक तो किसके बने होते हैं? डीएनए का। क्रोमोजोम होता है जो गुणसूत्र होता है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन कौन से दोनों होते हैं? एक तो डीएनए, एक हो गया आरएनए। एक होता है आरएनए। साथ में क्या होता है? प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन, सारी प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? बेसिक प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन होती है वो? एक तो होती है स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन, एंड एक हो गई नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन ये कैसी होती है? सारी होती है, बेसिक होती है। तो देख लो कौन कौन सा। डीएनए होता है, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन। तो ये हो गया क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए का, आरएनए, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन से। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका पहला ही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन के बाद गुणसूत्र का भाग क्या कहलाता है? तो गुणसूत्र का जो लास्ट वाला भाग होता है द्वितीय संकीर्णन के बाद में क्या कहलाता है? वो सेटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेटेलाइट कहलाता है। आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 प्रकार के राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? 70 प्रकार का राइबोसोम है किसमें पाया जाता है? 70 प्रकार का राइबोसोम है किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। एक तो किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कैसा? 70 राइबोसोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? 70 राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी 70। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, उसमें भी 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है इसमें। प्रोकैरियोट्स, ये बात सही है। प्रोकैरियोट्स में, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये कौन सा हो गया? प्रोकैरियोट्स में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था है वो कैसी होती है? तो सेंट्रियोल होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? कैसा अरेंजमेंट होता है उसमें? सेंट्रियोल में 9+0 होता है। कैसा होता है? 9+0। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 9+0 आंसर नंबर थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सीलिया और फ्लेजिला होता है, सीलिया, सीलिया एंड फ्लेजिला, जो सीलिया और फ्लेजिला होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसमें 9+2 होगा और 9+0 किसमें होगा। 9+0 तो है किसमें होता है? सेंट्रियोल में। और सीलिया और फ्लेजिला होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो आंसर इसका सेंट्रियोल का थर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम है वो किसमें निर्मित होते हैं? राइबोसोम है किसमें, किससे निर्मित होते हैं? सॉरी, राइबोसोम है किस, राइबोसोम का निर्माण है वो किससे होता है? राइबोसोम का निर्माण है एक तो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस किससे? प्रोटीन से। किससे? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। देख लो तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या? राइबोन्यूक्लिक ये है आरएनए। आरएनए शॉर्ट रूम, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। देख लो डीएनए और प्रोटीन ना, डीएनए और आरएनए का, आरएनए और प्रोटीन का। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है कौन? राइबोसोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित लवक का वर्णक वर्णक रहित भाग क्या कहलाता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका पिगमेंट लेस पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होते हैं? पिगमेंट नहीं होते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन सा होता है? सबसे छोटा ऑर्गेनल्स है वो कौन सा होता है? बताइए आप, कौन सा होता है? जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। कौन होता है? राइबोसोम। अगर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिकांग है, जो सबसे लार्जेस्ट या लार्जेस्ट कोशिकांग है वो कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स की बात करें तो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है वो कौन होता है? राइबोसोम। आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड। अगर यही पूछ लिया कि लार्जेस्ट या सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारिकाय है, आधारिकाय बेसल बॉडी है वो कौन होता है? जो तारक केंद्र होते हैं, जो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रल होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको क्या बोलते हैं? आधारिकाय, बेसल बॉडी बोलते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट। जो सीलिया और फ्लैजिला के क्या बनाते हैं? बेसल बॉडी बनाते हैं। कौन? तारक केंद्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलाडे के कण है वो क्या होते हैं? पेलाडे के कण है वो क्या होते हैं? जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेलाडे का कण से मतलब है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। पेलाडे के कण कौन होते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि एंथोसायनिन वर्णक है वो किसमें पाया जाता है? एंथोसायनिन जो पिगमेंट है वो किसमें पाया जाता है? एंथोसायनिन पिगमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि एंथोसायनिन पिगमेंट है वो क्या होता है। तो एंथोसायनिन पिगमेंट है वो क्या होते हैं? एक तो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। कौन? एंथोसायनिन पिगमेंट है वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। किसमें पाए जाते हैं? ये पेड़ पौधों में। और किस कौन से पेड़ पौधों में? एक तो हो गया ये ब्लूबेरी में, ब्लूबेरी में, ब्लूबेरी में। इसके अलावा ब्लैक राइस में, ब्लैक राइस में। एंथोसायनिन पिगमेंट है वो किसमें पाया जाता है? ये जल में घुलनशील होते हैं मुख्यतः किसमें? पेड़ पौधों में। कौन सा? ये तो हो गया ब्लू राइस में और ब्लैक राइस में। ये क्या करते हैं? एंथोसायनिन पिगमेंट है इनको नीले से, ब्लू से कौन सा कलर प्रदान करते हैं? ये बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर प्रदान करते हैं। कौन? एंथोसायनिन पिगमेंट है वो इनको, ब्लूबेरी को और ब्लैक राइस होता है उनको नीले से कौन सा रंग प्रदान करते हैं? बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में भी कौन से भाग में? सेल शेप में। किस में होता है ये? सेल शेप में। जो कोशिका का रस होता है उसमें पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका एंथोसायनिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? सेल शेप में। आंसर नंबर इसका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्राणी कोशिका के भीतर जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण है वो कहाँ होता है? तो प्राणी कोशिका होती है, एनिमल सेल होती है। तो एनिमल सेल के भीतर है जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ होता है? जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। किस में होता है प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण है वो किस में होता है? राइबोसोम में। अब राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम एक तो पाया जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में।
एक तो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, इसके अलावा राइबोसोम है कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो देख लो आंसर। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, एक तो कोशिका द्रव्य में, ये बात भी सही है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम पे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। केंद्रिका में ना, केंद्रिका से कोई संबंध नहीं है इसका। केवल केंद्रीय आवरण में ना, केवल साइटोसोल में मौजूद राइबोसोम ना, साइटोसोल में तो प्रेजेंट होते हैं, उसमें तो होता ही होता है। साथ में ये भी दे रखा कि ऑप्शन में कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा इसका। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय अवकाश को दो स्पष्ट कक्षों में, एक तो ल्यूमिनल जो भीतर की ओर होता है, तथा अतिरिक्त ल्यूमिनल जो क्या होता है कोशिका द्रव्य में, कक्षों में बांटती है। किसको बांटती है, तो ये कहाँ पे होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैसे, देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये क्या है, ये कोई ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई सेल है, ये तो क्या है, सेल है। और ये क्या है, सेल है। और ये बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। तो इसके पास में क्या होती है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको मैं थोड़ा आपको सही से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, ये मान लिया अपने सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो देखो, तो जो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन में जो ये वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये तो होता है साइटोप्लाज्म, जो कहाँ पे होता है, बाहर की साइड होता है, बाहर की ओर। और जो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला भाग, ये कौन सा भाग है, अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ल्यूमिनल। जो अंदर वाला भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल। और जो ये वाला पोर्शन होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बाहर वाला, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये किसमें पाया जाता है, जो ये बोल रहा है कि अंतःकोशिकीय अवकाश होता है वो किसमें पाया जाता है, जो उनको दो स्पष्ट कक्षों में, कौन कौन सा, एक तो बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमिनल। तो ये किसमें पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसके द्वारा ये दो भागों में बढ़ता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा दो भागों में बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःपर्दवी जालिका। आंसर नंबर ये थर्ड हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। ये ऑप्शन है, ऊपर नीचे लिख रखा है, थोड़े लिखने में हो गया था, तो आप इसको देख लेना, क्या आंसर हो जाएगा इसका, अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसको दो भागों में डिवाइड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारक काय सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के संदर्भ में असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किसके बारे में, तारक काय और तारक केंद्र, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में बताना अपन को। तो तारक काय है वो क्या होते हैं, एक क्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। तारक काय है वो एमोर्फस पेरिफेरल में जो मैटर होता है उसे क्या होता है, घिरा होता है। ये बात क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है
कि तारक काय में दोनों तारक के अंदर है जो सेंट्रोसोम होता है उसमें सेंट्रियोल है एक दूसरे के क्या होते हैं ये समानांतर स्थित होते हैं ना। ये जो सेंट्रियोल है सेंट्रोसोम में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं ये लंबवत होते हैं ना कि समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं ये लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना है बैलगाड़ी के पहिए की जैसी दिखाई देती है कार्ट व्हील संरचना दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या है रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि तारक के अंदर है संख्या में 9 होते हैं। ये बात सही है। जो असमान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों के बने होते हैं। असमान दूरी पर नहीं होते ये क्या होते हैं समान दूरी पे होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं ये समान दूरी पे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है कि तारक के अंदर का अग्र भीतरी भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। ये बात सही है। जिसे क्या बोलते हैं धुरी बोलते हैं हब बोलते हैं। ये बात तो करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि प्रोटीन के बने जो अरीय दंड होते हैं रेडियल स्पोक होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं जो दूरी को परिधीय जो त्रिक होता है उसे क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये बात भी क्या है सही है। तो कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे एक तो बी और सी। जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है बी एंड सी है वो क्या है रॉन्ग है असत्य कथन है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा थर्ड आंसर बी और सी स्टेटमेंट है वो क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला की जो कल्पना है सर्वप्रथम किसने दी थी। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के बारे में सबसे पहले किसने बताया था रुडोल्फ वर्चो ने। किसने रुडोल्फ वर्चो ने। आंसर नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या कौन से लाइपोकॉन्ड्रिया का कार्य है। कौन कौन से लाइपोकॉन्ड्रिया के कार्य होते हैं। जो लाइपोकॉन्ड्रिया होता है एक तो क्या करता है लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके अलावा वो एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो देख लो आंसर लिपिड और प्रोटीन होता है उसका रासायनिक रूपांतरण करता है। ये बात सही है। अविषीकारक अविषीकरण होते हैं ना ये क्या होते हैं एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया है वो एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्लाइकोजन संश्लेषण एवं विखंडन करता है ना ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा पहला और तीसरा। तो फर्स्ट एंड सही किस में मैच खा रहा है फर्स्ट एंड सही फर्स्ट एंड थर्ड है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पादप एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक दूसरे के समान है परंतु जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। तो पादप और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे क्या होती है समान होती है लेकिन वो किस चीज में क्या है वो भिन्न होती हैं। तो किस कारण भिन्न होती है बताइए आप। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है सेल वॉल होती है। क्या होती है उनमें सेल वॉल होती है। तो ये सेल वॉल के कारण क्या होता है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जंतु कोशिका में सेल वॉल थोड़ी पाई जाती है ओनली क्या पाई जाती है उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि पादप होता है उनमें क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है सेल वॉल भी पाई जाती है। तो सेल वॉल में क्या होते हैं दोनों भिन्न होते हैं पादप और जंतु कोशिका। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो मनुष्य की आरबीसी होती है उसकी झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड की प्रतिशतता का अनुपात कितना होगा। जो मनुष्य है ह्यूमन होता है उसकी जो इरिथ्रोसाइट सेल होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होता है। प्रोटीन होती है वो कितना होती है 52% होती है। कितनी होती है 52%। और जो लिपिड है वो कितना होता है 40% होता है। प्रोटीन है वो कितना होता है 52% और जो लिपिड होता है ये क्या प्रोटीन और ये क्या है लिपिड। तो इसने क्या पूछा है कि इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो निकाल लो यहाँ से देख लो बायोलॉजी में भी आपको मैथ करनी पड़ रही है। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.3 लगभग। तो देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर 1.3 हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी पर मिलने वाली जीवित कोशिकाओं के समान कोई कोशिकाएं उनको किसी अन्य ग्रह जिस पर ऑक्सीजन नहीं है कोई उसको दूसरे ग्रह पर ले जाए जहां पर क्या ऑक्सीजन नहीं थी पर पाई जाती है तो कौन से कोशिकाओं के अनुपस्थिति होने से सर्वाधिक संभावना होगी। अगर
ये बात कर रहा है कि कोई जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका के समान कोई सेल है, अगर उसको किसी दूसरे ग्रह पे लेके जाते हैं और वहां पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन से कोशिकांग की अनुपस्थिति होने की संभावना होगी? तो देख लो, राइबोसोम। तो राइबोसोम है, अगर राइबोसोम को जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे भी राइबोसोम तो क्या हो गया, हो सकता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो ये तो होगा। अगर वायवीय ऑक्सीजन नहीं है तो भी क्या होगा, राइबोसोम तो प्रोटीन का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। गोल्जी बॉडी है, ये भी क्या होगा, होगी। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी क्या होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपना कार्य करेगी। लेकिन जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है। किसका? ऊर्जा का, एनर्जी का क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और एनर्जी कौन सी होती है इसमें? एटीपी, एटीपी के रूप में। जो जो एनर्जी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वो किस में होती है, किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। और किसके प्रेजेंस में होती है ये थोड़ा, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, किस फॉर्म में करता है, वो एटीपी के रूप में। और किस में होता है ये? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो रेस्पायरेशन के द्वारा क्या करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो कार्य नहीं करेगा। तो कौन से कोशिकांग के अनुपस्थित या होने की संभावना होगी? तो कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाएगा उसमें? माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है कि यूकैरियोट्स गुणसूत्र होते हैं, यूकैरियोट्स गुणसूत्रों के टेलोमियर किन के छोटे छोटे अनुक्रमों के बने होते हैं? जो यूकैरियोट्स जो क्रोमोसोम होते हैं उसके टेलोमियर वो किसके बने होते हैं? वे ग्वानिन के बने होते हैं। ग्वानिन की रिच मात्रा होती है उसमें, ग्वानिन प्रचुर पुनरावृत्ति के बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। तो ये थे सेल बायोलॉजी से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। और इसके लिए इतने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए, अगर आप बोलोगे तो और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं सेकंड ग्रेड में वो सभी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।